क्या देखा था लास्ट टाइम? मैंने आपको डिफरेंस बताया था कि व्हाट इज द मेन डिफरेंस बिटवीन ASP.NET एंड ASP.NET कोर। ठीक है, ASP.NEट थोड़ा ओल्ड है, ASP.NEट कोर एकदम लेटेस्ट है, तो इसका फर्क बताया था मैंने। ठीक है, अब वहां से आगे अभी हमें एक्चुअली ये अपना थर्ड सेशन है। ठीक है, मतलब पहले दो सेशन में मैंने आपको इंट्रोडक्शन बताया कि क्या एग्जैक्टली वेब डेवलपमेंट होता है, उसके लिए अपन ASP.NEट इस्तेमाल करने वाले हैं। और उसके बाद में हमने ये देखा कि व्हाट इज द मेन डिफरेंस बिटवीन ASP.NEट एंड कोर। ठीक है, अब बात करते हैं आईडीज की। ठीक है, आप सभी लोगों को कई सारी आईडीज ऑलरेडी पता है। आईडी मतलब सॉफ्टवेयर होता है जिसके अंदर आप कोड लिखते हो। एक जैसे कि नोटपैड खुद एक मतलब जिसके अंदर कोड लिखा जा सकता है, ऐसे कई सारे हैं। उदाहरण के तौर पे विजुअल स्टूडियो जो सबसे फेमस है माइक्रोसॉफ्ट में, प्लस और आप लोगों को कौन से मालूम है, इक्लिप्स है जो जावा में काम करते हैं वो इक्लिप्स में काम करते हैं, नेटबीन्स है, पाइथन के लिए पाइचार्म है। ठीक है, सब के सब आईडीज है। तो इसमें हम मतलब नॉर्मली मैक्सिमम डेवलपर्स जो काम करते हैं वो एक आईडी में काम करते हैं, इसका नाम है विजुअल स्टूडियो। इसके कई सारे वर्जन्स ऑलरेडी प्रेजेंट है। मतलब मैंने खुद जो वर्जन्स देखे हुए 2005 का वर्जन मैंने खुद देखा हुआ है और मैंने काम भी किया हुआ है, लेकिन अभी जो वर्जन चल रहा है वो 2022 है। तो वी आर गोइंग विद द 2022। ये इसलिए हाँ, अब ऐसा भी हो सकता है कि कुछ लोगों की सिस्टम्स में प्रीवियस वर्जन इंस्टॉल्ड होते हैं। मतलब मेरे सिस्टम में ऑलरेडी 2010 है, 2012 है, 2019 है और 2022 भी है। मतलब 4 वर्जन मेरे सिस्टम में इंस्टॉल्ड है। आप किसी भी वर्जन में काम कर सकते हो, लेकिन कल मैंने आपको ये बताया था कि डॉटनेट कोर जो है 2015 से आगे वाले वर्जन में ही सपोर्ट करता है। ठीक है, सो अभी हम क्या यूज करने वाले हैं, 2022। 2022 यूज करने का एक मतलब मेन रीजन ये है कि 2022 में इंटीग्रेटेड गिटहब का अकाउंट होता है। मतलब मान लीजिए कि मैं और सुबोध सर दोनों ही प्रोजेक्ट्स पे काम कर रहे हैं। ठीक है, सुबोध कहीं रिमोट लोकेशन पे है, मैं ऑफिस में बैठा हुआ हूँ और मैंने यहाँ से मेरा कोड अपलोड किया, तो सुबोध को वो कोड लेने के लिए क्या करना पड़ेगा, उसको सिर्फ पुल करना पड़ेगा, मतलब गिटहब से सिर्फ डाउनलोड करना पड़ेगा। तो वो इसके अंदर ऑलरेडी इंक्लूड होता है। मतलब आपको अलग से गिटहब के अकाउंट में जाके कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। जहां पे आप कोड कर रहे हो ना वहीं पे उनका ऑप्शन आ जाते हैं। मैं ये बताऊंगा सारी चीजें। ठीक है, तो अभी मुझे आपको जो ये चीज बतानी है कि ये चीज मतलब विजुअल स्टूडियो 2022 लेना कहाँ से है। ठीक है, चलिए तो मैं इसका इंस्टॉलेशन मतलब डाउनलोड एंड इंस्टॉलेशन स्टेप बताने वाला हूँ। मिनिमाइज करता हूँ, ये चीजें आपको खुद करते आनी चाहिए। ठीक है, नॉर्मली कंपनी में आपको ये ऑलरेडी मिल जाएगा, लेकिन हो सकता है कि कोई बग आ गया, सपोज सिस्टम रिस्टोर हो गई, तो आपको एटलीस्ट इतना नॉलेज होना चाहिए कि सॉफ्टवेयर डाउनलोड कैसे होते हैं, इंस्टॉल कैसे होते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए मेरे सिस्टम में ऑलरेडी आपको दिख रहा होगा यहाँ पे वो ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है। ठीक है, मैं आपको सिर्फ एक स्टेप बता रहा हूँ कि मैंने ये चीज कैसे की थी। सिंपल है, आपको बस जाना है आपके गूगल पे। चलिए मैं मेरा ब्राउजर ओपन कर लेता हूँ, क्रोम ब्राउजर। और यहाँ पे आपने टाइप करना है विजुअल स्टूडियो 2022 डाउनलोड, इतना एक वर्ड टाइप करना है, सिंपल। ठीक है, आपको कई सारी वेबसाइट्स मिल जाएगी, लेकिन आपको मैं आपको यही रिकमेंड करूंगा कि हमेशा इस टाइप की जो आईडीज होती है ना वो ऑफिशियल साइट से ही डाउनलोड करना चाहिए, और हमें ऑफिशियल साइट पता होनी चाहिए। हमारी ऑफिशियल साइट है visualstudio.microsoft.com। ठीक है, पहले नंबर पे है। हाँ, विजुअल स्टूडियो 2022 आईडी प्रोग्रामिंग टूल फॉर सॉफ्टवेयर, करेक्ट है। यहाँ पे मैं क्लिक करता हूँ, जस्ट क्लिक किया, आप यहाँ पे आ गए। ये माइक्रोसॉफ्ट का ऑफिशियल वेबसाइट है जिसमें सभी के सभी टूल्स माइक्रोसॉफ्ट के मिल जाएंगे। आपको ज़्यादा जानकारी चाहिए तो आप प्रीव्यू पे क्लिक कीजिए, उसमें सारी फीचर्स आ जाएंगे कि इसके अंदर क्या क्या है। देखो यार, कोड इन द क्लाउड वगैरह, मतलब बहुत कुछ ऑप्शन इसके अंदर ऑलरेडी दिए हुए हैं। वर्जन कंट्रोल, मतलब ये गिटहब की बात कर रहा हूँ मैं। वर्जन कंट्रोल मतलब गिटहब डिप्लॉय, मतलब सर्वर पे अपलोड करना। ये सारी चीज़ें एक आईडी से हो जाती है। ठीक है, एनीवे मुझे काम है डाउनलोड, मुझे डाउनलोड करना है, सो मैं कहाँ जाऊँगा, डाउनलोड्स पे जाऊँगा। ठीक है, डाउनलोड्स में जाने के बाद में यहाँ पे देखिए अलग अलग ऑप्शंस दिखेंगे आपको। कम्युनिटी,
प्रोफेशनल वर्जन है और एक एंटरप्राइज वर्जन है। मैं आपको समझा देता हूँ कि ये क्या है। देखिए, कम्युनिटी वर्जन, आपको कम्युनिटी वर्ड का मीनिंग पता है, ग्रुप, ठीक है। प्रोफेशनल वर्जन और एंटरप्राइज वर्जन, कंपनी ने ऐसे 3 वर्जन निकाले हुए हैं। जो लोग फ्री ऑफ कॉस्ट इसको यूज करना चाहते हैं वो जाएंगे कम्युनिटी वर्जन में, ठीक है। मान लीजिए कोई बंदा उसको एक्स्ट्रा फीचर्स चाहिए तो वो जाएगा प्रोफेशनल वर्जन में। और मान लीजिए कि एक ऑर्गेनाइजेशन है, उस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर 10 डेवलपर काम कर रहे हैं और सबको ही विजुअल स्टूडियो की जरूरत है, तो अगर ऑर्गेनाइजेशन है तो वो जाएंगे एंटरप्राइज में, ठीक है। तो अभी फिलहाल हमारे जो काम का है वो सिंपल सी बात है कि हमें कम्युनिटी वर्जन चाहिए, क्योंकि हम अभी लर्नर फेज में है। जब तुम लोग कंपनी में जाओगे तब तुम्हें इस वाले में काम करना पड़ेगा, प्रोफेशनल वर्जन में, ठीक है। हालांकि कम्युनिटी में जो वर्जन है, सॉरी ऑप्शन है, वो सभी के सभी प्रोफेशनल में है, बस उसमें कुछ 1-2 चीजें एक्स्ट्रा होगी, इतना ही फर्क है। एनीवे, चलिए मैं कम्युनिटी पे क्लिक करता हूँ। जैसे मैंने क्लिक किया, आप डाउनलोडिंग वाले पेज पे आ गया। और ये पेज पे आने के बाद में यहाँ पे नीचे आपको फुटर में देखिए, फुटर में आपको एक फाइल डाउनलोड हो रही है, ऐसा दिखेगा, दिख रहा है आपको? ये फाइल लगभग 3.6 MB की है, ठीक है। अब आप बोलोगे कि सर ये इतना छोटा सॉफ्टवेयर, एक्चुअली ये सिर्फ एक इंस्टॉलर है। इसको जब मैं ऑन करूंगा, ये एक छोटा सेटअप फाइल है, रियलिटी में विजुअल स्टूडियो 10 GB के आसपास जगह लेगा, ठीक है। तुम्हारे लैपटॉप में उतनी जगह होनी चाहिए, ओके। सो ये जो इंस्टॉलर है, क्योंकि इतनी बड़ी फाइल वो सर्वर पे नहीं रखेंगे, 10 GB की फाइल और 10 GB का डाउनलोड होगा, ऐसा नहीं होगा। उन्होंने एक शॉर्टकट रखा हुआ है जो कि 3 MB का है। जब तुम इसके ऊपर क्लिक करोगे तब जाके विंडो अपेयर होने वाली है और वो रियलिटी में सब कुछ डाउनलोड करेगा, ठीक है। तो तुम्हारा इंटरनेट का स्पीड काफी अच्छा होना चाहिए, ठीक है। मतलब मिनिमम तुम्हारे पास में 2-3 GB का डेटा होना चाहिए, ठीक है। अगर आप लोगों को इसमें दिक्कत जा रही है, सपोज इतना डेटा नहीं है, तो तुम लोग ऑफिस में आके उसको एक बार डाउनलोड कर लेना, ठीक है। चलो मैं एक काम करता हूँ, मैं इसको ओपन करता हूँ। अभी मैंने जब उसके ऊपर क्लिक किया, ये ऐसा कुछ लॉन्च हो जाएगा। ये इस पे क्लिक किया, कंटिन्यू। मैं बाकी चीजें मिनिमाइज कर लेता हूँ। अब ये कुछ चीजें डाउनलोड कर रहा है। अब देखिए यहाँ पे क्या हुआ, इसने ये डिटेक्ट कर लिया कि तुम्हारे पास में ऑलरेडी 2022 है। अब इसका नया वर्जन भी आया हुआ है, मतलब तुम चाहे तो उसको अपडेट कर सकते हो, एकदम लेटेस्ट वाला वर्जन ले सकते हो। 2022 में भी लेटेस्ट वर्जन ये आया 17.6.5, ये वाला तुम ले सकते हो, ऐसा उनका बोलना है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल मैंने अगर अपडेट पे क्लिक किया तो ये अपडेट हो जाएगा। अब मेरे सिस्टम में ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है इसलिए ऐसा आया, लेकिन आप लोग जब करोगे ना इसको तो ये ऐसा नहीं आएगा। मैं इसको क्लोज करता हूँ, इसको भी क्लोज करता हूँ, ठीक है। आप जब इसको ट्राई करोगे तब क्या होने वाला वो दिखा देता हूँ मैं आपको। देखिए, एक्चुअली मैंने इसका रिकॉर्डिंग ऑलरेडी किया हुआ था जब मैं इसका इंस्टॉलेशन कर रहा था, और इसका मैंने रिकॉर्डिंग करके यूट्यूब पे डाला हुआ है, ठीक है। मैं वही वीडियो आपको फिर से एक बार दिखा देता हूँ। और ये इंस्टॉल करते हो तो आप लोगों से गलती नहीं होनी चाहिए, क्योंकि इसमें बहुत समय लगता है इंस्टॉल होने में, टाइम बहुत ज़्यादा जाएगा इसमें। सी, मैं इस वीडियो को प्ले कर देता हूँ और यही वीडियो मैं अपने ग्रुप पे भी डाल देता हूँ। आवाज बंद कर देता हूँ। ठीक है, यहाँ पे देखिए सेम स्टेप जो मैंने आपको बताया था वही स्टेप मैं इस वीडियो में कर रहा हूँ, ठीक है। चलिए मान लीजिए कि हम थोड़ा आगे आगे बढ़ा लेते हैं। अब ये एक्चुअली प्रीवियस वाला डाउनलोड मतलब रिकॉर्डिंग था, तो इसके अपीयरेंस प्रीवियस वाला कुछ ऐसा था, ठीक है। चलिए अभी भी अपीयरेंस में कोई बहुत ज़्यादा फर्क नहीं गिरा हुआ है, ठीक है। मेन चीज़ आपको कहाँ से आएगी, जब हाँ देखो ये वाला चीज़ आप हमने देखा, जब आप कम्युनिटी डाउनलोड करते हो, कम्युनिटी वहाँ पे लिखा हुआ है, हर बार आपको ऑप्शन आएगा किसमें क्या सेलेक्ट करना है। सी वो नीचे डाउनलोड हो रहा है। लास्ट टाइम देखिए जब मैंने डाउनलोड करने की कोशिश की थी तब वो 2.0 MB का था, आज मैंने ये करके देखा तो 3 पॉइंट, मतलब कुछ तो भी एडवांस चीज हो गई है उसके अंदर, ठीक है। तो यही सेम विंडो आया था अपना भी। और एक चीज इंपॉर्टेंट इसके अंदर करना कि जब तुम ये
प्रोसेस करोगे ना सिस्टम में, इसके अलावा दूसरा कोई भी काम मत करना, ठीक है। मतलब बहुत से लोगों को आदत होती है कि इंस्टॉलेशन चल रहा है, मिनिमाइज कर दिया और साइड में अपना दूसरा काम कर रहा है, ऐसा मत करना, क्योंकि ऐसे से क्या हो जाएगा, प्रोसेसर के ऊपर लोड आता है, ऐसे समय पे प्रोसेसर एक आधी चीज छोड़ सकता है। इसमें इतना डेंजर है, देखो मैं पॉज करता हूँ इसको, इसमें एक भी अगर लाइब्रेरी रहेगी तुम्हारी तो आगे चल के उसको ऐड करना बहुत मुश्किल है और तकलीफ दे है, ठीक है। तो इसलिए मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि अगर आप इंस्टॉलेशन कर रहे हो तो सिस्टम में थोड़ी देर के लिए छोड़ दो उसको, ठीक है, कोई दूसरा काम मत करो, ठीक है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जब मैं ये चीज प्रोसेस कर रहा था मुझे अपडेट का ऑप्शन आ रहा था, आप जब करोगे ना आपको ऐसा ऑप्शन आएगा। सी, मैं थोड़ा जूम करता हूँ, यहाँ पे आपको कुछ ऐसा ऑप्शन मिलेगा। इस ऑप्शन में ना आपको ये देखिए, ASP.NET वेब डेवलपमेंट करना है क्या, एजूर डेवलपमेंट करना है क्या, उसके बाद में पाइथन डेवलपमेंट करना है क्या। मैंने आपको पहले ही बता कि ये ओपन सोर्स है अभी, इसके अंदर आप कोई भी लैंग्वेज का कोड लिख सकते हो, बस तुम्हें उसको टिक करना है। मतलब पहला ऐसा था कि भाई पाइथन में काम कर रहा है तो फिर पाइचार्म में कोड लिखो या फिर जुपिटर में उसके रिलेटेड आईडीज में कोड लिखो, ये कोर है तो इसके अंदर कोई ऐसे जरूरत नहीं, तुमको जिसमें कोड लिखना है तुम लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। यहाँ भी इंपॉर्टेंट चीज ये है कि तुम्हें जो चीज चाहिए वो तुम टिक कर लो। यहाँ पे देखो, यहाँ पे टेक्स्ट बॉक्सेस है, सी, ये दिख रहा है आपको छोटे छोटे टेक्स्ट बॉक्सेस, तुम्हें जो कंपोनेंट चाहिए वो तुम्हें टिक करना है। जैसे कि मान लीजिए कि किसी को क्लाउड कंप्यूटिंग पे काम करना है तो एजूर डेवलपमेंट मतलब क्लाउड कंप्यूटिंग होता है, ठीक है। तो आप यहाँ पे टिक कर लेंगे तो क्लाउड के रिलेटेड जो चीजें चाहिए वो ऑटोमेटिक ले लेगा। अगर आपने पूरे के पूरे टिक कर दिया तो पूरा दिन चला जाएगा आपका डाउनलोडिंग में, ठीक है, क्योंकि इसके अंदर कंपोनेंट ही उतने हैं, हमें वही चीजें चाहिए जो हमारे काम की है। मैं आपको बता देता हूँ, देखो सी, इसमें मैंने पहले इसमें टिक किया, देखो एरो में दिखा गया मुझे ASP.NET वेब डेवलपमेंट चाहिए था। दूसरा मैंने यहाँ पे क्लिक किया डेस्कटॉप डेवलपमेंट, मतलब अगर आपको चाहिए सब सॉफ्टवेयर में काम करना है आपको तो आपको उसकी जरूरत होगी तो आप उसको टिक कर सकते हैं, ठीक है। जैसे आप उधर टिक करोगे ना, यहाँ पे देखिए इस साइड में देखिए, उस साइड में देखिए, जैसे आप टिक करोगे वहां पे ये साइड में ऑटोमेटिक, मैं थोड़ा पीछे लेता हूँ, आपने जो यहाँ से टिक किया हुआ है ना उसके हिसाब से ऑटोमेटिक सभी चीजें सिलेक्ट हो जाएगी, ठीक है। कभी कभी क्या होता है हमें एक्स्ट्रा चीजें चाहिए रहती है तो आप इसमें से टिक टिक इन या फिर टिक आउट कर सकते हो। आपको अगर पता होगा कि नहीं यार ये चीज नहीं चाहिए हमको, आप इसको छोड़ सकते हो, ठीक है। जैसे कि मान लीजिए कि मुझे ब्लेंड फॉर विजुअल स्टूडियो इस वाले सॉफ्टवेयर की जरूरत नहीं तो ये मैं टिक आउट कर सकता हूँ, ठीक है, ये एक्स्ट्रा सॉफ्टवेयर है। तो यहाँ पे आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको क्या चाहिए और क्या नहीं चाहिए। बाय डिफॉल्ट तुमने इधर जो सिलेक्ट किया हुआ है उसके हिसाब से वहां पे सारी चीजें आ गई है, ठीक है। अब यहाँ पे अगर मैं आपको दिखाऊँ, आपको कॉर्नर में देखिए, अगर आपको दिख रहा होगा टोटल स्पेस रिक्वायर्ड वो 9 पॉइंट समथिंग जीबी है एक्चुअली, 9.8 जीबी के आसपास में, मतलब आपकी सिस्टम में कम से कम 10 जीबी के आसपास में जगह होनी चाहिए सी ड्राइव के अंदर, ठीक है, नहीं तो ये काम नहीं करेगा। और इसको अदर देन सी ड्राइव इंस्टॉल भी मत करना, इसको बाय डिफॉल्ट सी ड्राइव में ही इंस्टॉल करना। हमें बहुत लोगों को आदत होती है कि अगर सी ड्राइव में जगह नहीं है तो अपन डी ड्राइव में लेते हैं, उसको ऐप ड्राइव में लेते हैं, लेकिन इससे आगे चल के प्रॉब्लम होगा और फिर अपने ध्यान में नहीं आएगा कि ऐसा क्यों हो रहा है, ठीक है, क्योंकि सी ड्राइव जो है वो ऑपरेटिंग सिस्टम से रिलेटेड काम करता है, कनेक्टेड होता है, इसलिए सी ड्राइव में होना चाहिए। एनीवे देखो मुझे दो चीज़ें चाहिए थी, मैंने दो चीज़ें लिया। आगे चल के अगर आपको लग रहा है कि नहीं मुझे, एक मिनट होल्ड कीजिए, ठीक है। सो हाँ, यहाँ पे और एक चीज़ है, यहाँ पे देखिए आपको कॉर्नर में अगर दिख रहा होगा तो वहाँ पे लिखा हुआ है इंस्टॉल वाइल डाउनलोडिंग। यहाँ पे दो चीज़ें आती है, तो यहाँ पे इंस्टॉल वाइल डाउनलोडिंग मतलब क्या होता है कि आपने जैसे ही वहाँ पे क्लिक किया वो साथ ही में उस कंपोनेंट को डाउनलोड भी करेगा और साइमल्टेनियसली इंस्टॉल भी करेगा। और इसके बाद में और एक चीज़ आती है वहाँ पे कि डाउनलोड फर्स्ट एंड देन इंस्टॉल्ड, तो आप इसमें से कोई भी ऑप्शन चूज कर सकते हो। पहला वाला ऑप्शन अगर इंटरनेट कनेक्टिविटी बहुत बढ़िया है आपके पास में तो यही वाला रहने देना, ठीक है, मतलब कम टाइम में वो आपका काम हो जाएगा क्योंकि उसको टाइम लगता है बहुत ज़्यादा, ठीक है। चलिए मैंने आगे बढ़ाया, नेक्स्ट किया इसको। अब देखिए इसने क्या किया था, देखिए जैसे मैंने नेक्स्ट किया था मेरे सिस्टम में मैंने आपको पहले ही बताया था कि मल्टीपल वर्जन अवेलेबल है, तो 19 वाला भी वर्जन दिखाया उसने, लेकिन वो इंस्टॉल कौन सा कर रहा है, 2022 वाला, ठीक है। हाँ अब यहाँ पे अब आप बोलोगे कि सर एकदम जल्दी हो गया, एक्चुअली मैंने वो वहाँ पे वीडियो पॉज किया था, ठीक है, हालांकि उसको बहुत ज़्यादा टाइम लगता है।
ठीक है, जब ये पूरा प्रोसेस हो जाएगा देखिए, तो आपको सिस्टम रिबूट करना बहुत जरूरी है, एक बार उसको रिस्टार्ट करना जरूरी है। ठीक है, क्योंकि रिस्टार्ट नहीं करोगे तो जो कंपोनेंट हमने इंस्टॉल किया उसका इफेक्ट नहीं दिखेगा आपको। ठीक है, तो यहाँ पे दिया हुआ है कि आपको रिस्टार्ट करना है करके। चलिए देखो, मैंने यहाँ पे रिस्टार्ट किया और रिस्टार्ट करने के बाद में आपने अगर सर्च किया नीचे तो 22 करके ऑप्शन आ रहा है मेरे इसमें। ठीक है, और ये वाला ऑप्शन बाय डिफॉल्ट आपको डेस्कटॉप पे मिलेगा, ये जरूरी नहीं है, आपको सर्च करना पड़ेगा। ठीक है, ठीक है, तो ये अपन ओपन कर रहे हैं अभी। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने सपोज पॉज कर लिया। हाँ, यहाँ पे आगे एक चीज इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, जब आप आगे बढ़ोगे ना फर्स्ट टाइम ये विंडो आएगा, क्योंकि मेरे सिम में अभी ये विंडो नहीं आता। तो आप चाहो तो साइन इन भी कर सकते हो, आप चाहे तो स्किप भी कर सकते हो, मैंने स्किप किया था उसमें। ठीक है, स्किप करने के बाद में आप अपना ये जो भी है आपको थीम चूज कर सकते हो। बहुत लोगों को ब्लैक ब्लैक थीम अच्छी लगती है, किसी को व्हाइट थीम अच्छी लगती है, मुझे व्हाइट अच्छा लगता है हमेशा, तो मैं वो वाला लेता हूँ। देखिए, तो आप ऐसा कर सकते हैं। यहाँ पे मैं थोड़ा पीछे लेता हूँ, यहाँ पे थे अपन। ये चीज जो है ना, आप चाहे तो माइक्रोसॉफ्ट का अकाउंट बना सकते हो। देखो, जीमेल का अकाउंट अलग है, ओके, और माइक्रोसॉफ्ट का अकाउंट अलग है। आप चाहो तो आपका माइक्रोसॉफ्ट का अकाउंट क्रिएट कर सकते हो, नहीं हो या फिर ऑलरेडी होगा तो आप साइन इन भी कर सकते हो, आपके ऊपर डिपेंड करता है। और आप अगर इसको स्किप करना चाहे तो आप स्किप भी कर सकते हो, तो मैंने यहाँ पे स्किप किया था। ठीक है, ओके, देखिए यहाँ पे स्किप किया और फिर मुझे सिस्टम ये एक ही बार आएगा, ये बार बार नहीं आएगा। इसमें से आपको जो भी थीम अच्छी लगी आप चूज कर सकते हो। और हाँ, यहाँ पे ऊपर जो डेवलपमेंट सेटिंग है ना, वो जनरल ही होनी चाहिए। यहाँ पे स्टूडेंट से गलती क्या हो जाती है, अपन इधर उधर क्लिक करने के चक्कर में वहां पे अलग कोई ऑप्शन सेलेक्ट हो जाता है। ठीक है, और अगर ऐसा हुआ तो उसको रिस्टोर करना बहुत मुश्किल है, क्योंकि ये वन टाइम सेटिंग है। एक बार ये हो गया तो हो गया फिर। ठीक है, तो यहाँ पे थोड़ा ध्यान से मैंने क्या किया, ऊपर जनरल ऑप्शन था, ये वीडियो ही है ऑलरेडी, मैं वीडियो के ऊपर से बता रहा हूँ आपको। ऊपर जनरल ऑप्शन था और नीचे आपको जो डार्क थीम चाहिए, लाइट थीम चाहिए, जो है आपने चूज किया, दैट्स इट, एंड ओके कर दिया और आपने स्टार्ट विजुअल स्टूडियो पे क्लिक किया। तो यहाँ पे ये थोड़ा टाइम लेगा, ये 5-10 मिनट लेगा यहाँ पे। ठीक है, और वो सेटअप हो जाएगा और खुल जाएगा। ठीक है, ये देखो इस प्रकार से ओपन हो गया वो। यहाँ पे अपना वीडियो जो है एंड हो गया है। ठीक है, मैंने यहाँ से आगे के भी बताया था कि कैसे मतलब प्रोजेक्ट वगैरह स्टार्ट होता है यहाँ पे। ठीक है, डन। अब यहाँ से आगे बताता हूँ, मतलब मैंने इंस्टॉलेशन प्रोसेस आपको एक एक सिनारियो बता के इंस्टॉलेशन प्रोसेस होता कैसे। ठीक है, चलिए, अब मान लीजिए कि आपके सिस्टम में आपने इंस्टॉल तो कर लिया है, अब हमें प्रोजेक्ट स्टार्ट करना है ना, डेवलपमेंट स्टार्ट करना है। ठीक है, तो अगर आपको प्रोजेक्ट स्टार्ट करना है सो यू हैव टू ओपन इट फर्स्ट। ठीक, चलिए मैं इसको ओपन कर लेता हूँ, जस्ट डबल क्लिक किया, इस प्रकार से ओपन होगा। तुम लोग जब फर्स्ट टाइम इसको ओपन करोगे आपके लिए ये सारी चीजें ब्लैंक होगी। मैं अभी इसमें रोज काम करता हूँ, इसलिए ये रिसेंट प्रोजेक्ट है मेरा जिसमें मैं काम करता हूँ। इस साइड, ये साइड आपके लिए पूरी ब्लैंक रहेगी। ठीक है, आपके पास में मिलेगी ये वाली ऑप्शन। मैं इसको समझा देता हूँ कि ये क्या है। देखो, सबसे पहला ऑप्शन है क्लोन रिपोजिटरी, मतलब कि यहाँ पे आप वो वाला काम कर सकते हो कि मान लीजिए कोई प्रोजेक्ट आपका गिटहब पे है और वो वाला प्रोजेक्ट आपको चाहिए इस सिस्टम के अंदर, तो यू कैन यूज क्लोन रिपोजिटरी ऑप्शन। ठीक है, उसके बाद में ओपन अ प्रोजेक्ट और सोल्यूशन। मान लीजिए कि इस सिस्टम में ऑलरेडी बना बनाया प्रोजेक्ट है। कई बार एकेडमिक्स में अपन कैसे प्रोजेक्ट परचेस करते हैं। ठीक है, या फिर किसी फ्रेंड ने दिया हुआ प्रोजेक्ट है रेफरेंस के लिए कि तुम इसको देखो, वो प्रोजेक्ट अगर ओपन करना है तो यू हैव टू चूज दिस वन। ठीक है, देन ओपन अ लोकल फोल्डर। इन दोनों में फर्क ये है, मान लीजिए कि आपको सिर्फ सिस्टम का कोई फोल्डर ओपन करना है जिसके अंदर सपोज इमेजेस वगैरह है। ठीक है, तो यू हैव टू ओपन यूज दिस वन ऑप्शन। ठीक है, और लास्ट जो है वो है क्रिएट न्यू प्रोजेक्ट। मतलब अगर आपको नया प्रोजेक्ट खुद बनाना है तो आपको कौन सा ऑप्शन चूज करना है, क्रिएट न्यू प्रोजेक्ट। और इसके बाद में और एक ऑप्शन है छोटा सा है, कंटिन्यू विदाउट कोड। ठीक है, आप अगर आपको मान लीजिए कि इसमें से कोई भी ऑप्शन नहीं चाहिए तो आप यहाँ पे क्लिक करके इसके सभी ऑप्शंस ओपन कर सकते हैं। ये वो ऑप्शंस होते हैं जो फ्रिक्वेंटली यूज होते हैं। ठीक है, कभी कभी ऐसा होता है कि ये ऑप्शन में से कोई किसी का भी काम नहीं है, मुझे गिटहब के अकाउंट को लॉगिन करना है, मतलब दूसरा कोई काम है मुझे, तो मैं कहाँ क्लिक करूंगा, यहाँ क्लिक करूंगा। ठीक है, चलिए मैं यहाँ पे क्लिक करके दिखा देता हूँ। मान लीजिए, देखिए मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ, मैंने सिंगल क्लिक किया
आपको डायरेक्टली बाय डिफॉल्ट विजुअल स्टूडियो का फर्स्ट लुक आ जाएगा और यहाँ पे आपको सभी ऑप्शंस दिख जाएंगे। ये सी फाइल, एडिट, व्यू वगैरह सब कुछ यहाँ पे विंडोज वगैरह सब मिल गए। ठीक है, आपने अगर बाय डिफॉल्ट बाहर का कोई भी उस चार में से एक आधा ऑप्शन चूज किया होता तो बाय डिफॉल्ट प्रोजेक्ट बन के आ जाता था। ठीक है, एनीवे आप प्रोजेक्ट यहाँ से भी बना सकते हो, कोई जरूरी नहीं है कि वहीं से करना चाहिए, ऐसा कोई ऑप्शन नहीं है। मान लीजिए कि आपका जो काम करना था आपने कर दिया और आपको यहाँ से प्रोजेक्ट क्रिएट करना, तो वही ऑप्शन यहाँ पे भी है। देखिए यहाँ पे न्यू, आप चाहे तो प्रोजेक्ट बना सकते हो, आप चाहे तो फाइल कोई क्रिएट कर सकते हो, आप चाहे तो प्रोजेक्ट फ्रॉम एग्जिस्टिंग कोड, मतलब ऑलरेडी बना बनाया कोई प्रोजेक्ट है उसको आप लोड कर सकते हो। ऐसे कई सारे ऑप्शंस यहाँ पे है। देखो यहाँ पे ये क्लोन रिपोजिटरी जो हमने बाहर ही देखा था, है ना। तो ऐसा जरूरी नहीं है कि आपको उन चार में से ही ऑप्शन चूज करना है। ठीक है, चलिए मैं इसको क्लोज करता हूँ एक बार और एक बार फिर से ओपन करता हूँ। ठीक है, अब मान लीजिए कि मुझे नया प्रोजेक्ट क्रिएट करना है। ओके, तो मैंने कहा क्रिएट करना चाहिए न्यू प्रोजेक्ट, जस्ट क्लिक किया वहां पे। जैसे आप वहां पे क्लिक करोगे ना, ये आईडी बहुत पावरफुल है, इसके अंदर हजारों प्रकार के एप्लीकेशन बनाए जा सकते हैं। ये आईडी है, टूल है, मैं आपको दिखा देता हूँ। देखिए सी, यहाँ पे देखो दीज ऑल आर द फिल्टर्स। यहाँ पे फिल्टर क्या है, ऑल लैंग्वेजेस, मतलब सभी लैंग्वेजेस में बनाए जाए ऐसे ऑप्शंस वहां पे दिए हुए हैं। ऑल प्लेटफॉर्म्स और ऑल प्रोजेक्ट टाइप। मान लीजिए कि मैंने ऑल लैंग्वेजेस पे क्लिक किया और इमेजिन कीजिए कि आपको सिर्फ सी शार्प में काम करना है। तो अगर आपने सी शार्प पे क्लिक किया ना, तो जो प्रोजेक्ट सी शार्प में बन सकते हैं उतनी प्रोजेक्ट की लिस्ट सॉर्ट हो जाएगी जगह पे। ओके, मान लीजिए कि आपको सी प्लस प्लस में ही काम करना है, क्लिक किया तो सी प्लस प्लस में फिलहाल कोई टूल अवेलेबल नहीं है। हाँ, लेकिन प्लस पॉइंट यह है कि तुम उसको डाउनलोड कर सकते हो। मतलब अभी आपको सी प्लस प्लस का कोड लिखने के लिए कोई अलग से एडिटर अवेलेबल नहीं है इसके अंदर, क्योंकि हम लोगों ने वो चूज ही नहीं किया था डाउनलोड करते वक्त। हाँ, लेकिन आपके पास में ऑप्शन है यहाँ पे इंस्टॉल मोर टूल्स, आप यहाँ से सी प्लस प्लस वाला टूल डाउनलोड कर सकते हो। ऐसे ही यहाँ पे देखो पाइथन में अगर क्लिक किया तो देखो मैं चाहिए तो यही से पाइथन का एप्लीकेशन क्रिएट कर सकता हूँ। नॉर्मली मैं खुद भी पाइथन में काम करता हूँ तो मैं पाइचार्म इस्तेमाल करता हूँ, लेकिन मैं चाहूँ तो यही पाइथन का एप्लीकेशन बना सकता हूँ। कमांड लाइन का मैं पाइथन का कोई वेब प्रोजेक्ट बना सकता हूँ। पाइथन में जैंगो नाम का बहुत स्ट्रॉन्ग फ्रेमवर्क है, मैं उसका भी इस्तेमाल कर सकता हूँ। फ्लास्क नाम का बहुत मिड लेवल फ्रेमवर्क है, मैं उसका इस्तेमाल कर सकता हूँ। ऐसे सभी चीज़ें इसके अंदर ऑलरेडी दिए हुए हैं। मतलब जो काम अलग अलग आईडीज में होता है वो काम एक ही जगह पे लाया है, इसलिए इसका साइज इतना बड़ा है। नॉर्मली आप कोई दूसरे आईडीज में जाओगे तो आपको 500 MB या फिर 1 GB में आपका काम हो जाएगा। इसने इंस्टॉलेशन करते वक्त 10 GB का टाइम, मतलब 10 GB लिया है, तो जाहिर सी बात है उसके अंदर पावर भी उतना ही होगा। ठीक है, एनीवे मैं इसको ऑल लैंग्वेज कर लेता हूँ। तो ऑल लैंग्वेज जब करता हूँ ना, तो बाय डिफॉल्ट इतने सारे ऑप्शन उसके अंदर आ जाएंगे। ठीक है, अब मैं आपको एक ओवरलुक बताता हूँ। यहाँ पे प्लेटफॉर्म्स में आके, प्लेटफॉर्म में आगे मान लीजिए कि आपको एंड्रॉइड के अंदर काम करना है, तो एंड्रॉइड चूज किया, देखो ये एंड्रॉइड के लिए बनाया जा सकता है। आपका प्लेटफॉर्म सपोज क्लाउड है, एज्योर है, तो क्लिक किया, ये एज्योर के। हो सकता है कि आपको लिनक्स बेस कुछ काम करना है, तो लिनक्स पे क्लिक किया तो ये लिनक्स बेस है पूरे के पूरे। ठीक है, विंडोज में स्पेशल विंडोज चाहिए तो आप विंडोज में क्लिक किया, ये विंडोज में भी आ जाए। तो इस हिसाब से आप लोग सॉर्ट कर सकते हैं। मतलब अलग अलग प्रकार के डेवलपर चाहे तो एक ही प्रकार का आईडी इस्तेमाल करके ये काम ये कर सकते हैं। मतलब पाइथन वाला भी ये यूज करेगा, डॉटनेट वाला भी ये, एंड्रॉइड वाला भी ये यूज करेगा। क्लियर? ठीक है, चलिए तो मैं एक काम करता हूँ, यहाँ पे मुझे देखिए मेरे पास में क्या क्या ऑप्शन है देखा लेता हूँ। कंसोल ऐप, कंसोल ऐप का मतलब होता है जो बेसिक लेवल के ऐप होते हैं ना उनको कंसोल बोलते हैं। मतलब विदाउट कलर कॉम्बिनेशन ब्लैक विंडो में हो गए, जैसे कि सी लैंग्वेज अपना एडिशन ऑफ टू नंबर है ना, मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू नंबर, ये जब आप करते हो प्रोग्राम तो ये क्या होता है, ब्लैक विंडो में आउटपुट आता है आपका। ठीक है, तो उसके बाद में ASP.NET कोर वेब ऐप करके, ठीक है, तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि इस प्रकार का एप्लीकेशन क्या कर सकता है, डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है। आपको डिस्क्रिप्शन भी समझ में जाएगा कि ये अपने काम की चीज है कि नहीं है। चलिए मैं थोड़ा नीचे आता हूँ, यहाँ पे ब्लेजर सर्वर ऐप है। अब इसके अंदर बहुत कुछ है यार, कोर वेब एपीआई है, कोर एमटी है। अब जाहिर सी बात है कि हमें जो चाहिए वो है ASP.NET कोर, करेक्ट है। तो अगर आपको ढूंढने में परेशानी हो रही है तो आप यहाँ पे सर्च पे क्लिक कर दीजिए, आपको जो चाहिए वो टाइप कर दीजिए। मुझे चाहिए ASP.NET, इतना करके अगर मैंने सर्च भी कर दिया ना
तो यहाँ पे जो आएंगे वो सिर्फ ASP.NET के ही रिलेटेड आएंगे। देखो हाईलाइट हो गए वो, ठीक है, हाईलाइट हो गया वो। ASP.NEट आपको क्या चाहिए? ASP.NET कोर वेब ऐप चाहिए क्या? ASP.NEट कोर वेब API चाहिए क्या? क्लास लाइब्रेरी चाहिए? ASP.NEट कोर MT प्रोजेक्ट चाहिए क्या? ASP.NEट कोर MVC मॉडल वाला प्रोजेक्ट चाहिए क्या? ये सब रेडीमेड है वहाँ पे, बना बनाया, ठीक है। और अब मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हमें जो चाहिए वो ये है, ये दो है। देखो ASP.NEट कोर MT और ASP.NEट कोर वेब ऐप, जिसके अंदर M, V और C तीनों रहे, मतलब मॉडल, व्यू, कंट्रोलर रहे। अब मैं आपको समझाता हूँ। देखो यहाँ पे अगर आपने ASP.NET कोर MT ये वाला ऑप्शन चूज किया तो यहाँ पे देखो क्या हो रहा है, an empty project template for creating ASP.NET core application. This template does not have any content in it. मतलब क्या हो जाएगा, प्रोजेक्ट तो बन जाएगा, मतलब उसका सिर्फ एनवायरनमेंट क्रिएट होगा, उसके अंदर कुछ भी नहीं मिलेगा, वो ब्लैंक रहेगा। इसका मतलब जो चीजें तुम्हें चाहिए वो तुम्हें खुद ऐड करना पड़ेगा, मतलब उतना नॉलेज पहले तुम्हें होना चाहिए कि प्रोजेक्ट के अंदर क्या क्या ऐड करना चाहिए, ठीक है। ये कब काम में आता है? अगर आपको कोई प्रोजेक्ट एकदम फ्रॉम द स्क्रैच बनाना है, मतलब एकदम ब्लैंक है और पूरा आपको अपने मन से बनाना है, तब इस्तेमाल होगा कोर MT। ध्यान दो इस चीज पे, कब क्या ऑप्शन चूज करना है उसको समझना चाहिए, ठीक। दूसरा होता है ASP.NET कोर वेब ऐप, जिसमें MVC लगा हुआ है। MVC लगा हुआ है मतलब मान लीजिए कि मैंने अगर इसको चूज किया तो होगा ये, सिस्टम अपने आप ऐसा प्रोजेक्ट बना देगी जिसके अंदर मॉडल, व्यू, कंट्रोलर तीनों पार्ट रहेंगे। उसके अंदर प्रोजेक्ट को रन करने के लिए जितने कंपोनेंट चाहिए सब के सब रेडीमेड रहेंगे, तुम्हें सिर्फ तुम्हारा कोड लिखना और रन करना, दैट्स इट। मतलब 50% काम आपका यही होगा, ओके। कोर में आपको कोई भी डायरेक्टरी नहीं मिलेगी, वो पूरा ब्लैंक रहेगा, वो ब्लैंक का ब्लैंक रहेगा, आपको एक भी फोल्डर नहीं मिलेगा, कुछ भी नहीं मिलेगा, ठीक है। MVC में जो पैटर्न होता है, मैंने आपको पहले बोला कि MVC कोई लैंग्वेज नहीं, ये एक पैटर्न है, टेक्निक है। इस टेक्निक से प्रोजेक्ट कैसे बनता है उसका स्ट्रक्चर पहले से ही पूरा रेडी रहेगा। आपको कहीं पे भी मॉडल किधर बनाना है, व्यू किधर बनाना है, इसका टेंशन लेने की जरूरत नहीं होगा, क्लियर। चलिए सबसे पहले मैं आपको दिखाता हूँ MT वाला प्रोजेक्ट बना के, ठीक है। तो हम क्या चूज करेंगे, ध्यान दीजिए हमने क्या चूज किया, ASP.NET कोर MT ऑप्शन एंड देन नेक्स्ट, ठीक है। जैसे आप नेक्स्ट करोगे इस वाले ऑप्शन में आए, देखो। और प्लस पॉइंट क्या है कि इस प्रकार का प्रोजेक्ट काय में वर्क हो सकता है, वो उन्होंने दिया हुआ है पहले से, दिख रहा है। C#, लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम है, मैक OS है ना, विंडोज, क्लाउड में, सर्विस में, ऐप में, इतनी सारी चीजें इसके अंदर हो सकती है, ठीक है। यहाँ पे दिया हुआ है प्रोजेक्ट का नाम, आपको जो आपके प्रोजेक्ट का नाम सही लगता है आप वो दे सकते हैं। मान लीजिए कि मैंने वेब एप्लीकेशन 12 कोर ऐसा लिखा है, ठीक। जैसे आप यहाँ पे लिखोगे नीचे लोकेशन रहेगा, लोकेशन मतलब क्या है कि आपके प्रोजेक्ट का पूरा कोड जो है ना वो इस लोकेशन पे, ठीक है। ये लोकेशन C यूजर्स, मेरे सिस्टम का नाम, सोर्स नाम का फोल्डर है और रिपोज नाम का फोल्डर है। रिपोज का मतलब रिपोजिटरी होता है, रिपोजिटरी मतलब जहाँ पे कोड रखा जाता है उसको टेक्निकली रिपोजिटरी बोलते हैं, तो ये आप है। उसके बाद में सोल्यूशन का नाम, सोल्यूशन मतलब आपकी जो EXE बनेगी, आउटपुट वाला विंडो बनेगा ना, उसका नाम ये रहेगा। तो आप चाहे तो आप इसको चेंज कर सकते हो सभी चीज़ों को, लेकिन मैं ये रिकमेंड करूंगा कि जब तक कि वो चीज़ें समझती नहीं है बिन फालतू उसको छोड़ो मत, ठीक है। मैंने नाम दिया, सिर्फ हो गया मेरा काम, एंड दैट्स इट। मुझे नीचे क्या करना है, नेक्स्ट का बटन, मतलब क्या किया, सिर्फ प्रोजेक्ट का नाम दिया और नेक्स्ट का बटन, नेक्स्ट बटन पे क्लिक किया। नेक्स्ट बटन के क्लिक करने के बाद में यहाँ पे आपको और एक ऑप्शन आएगा, फ्रेमवर्क चूज करना रहेगा आपको, ठीक है। और अब अगर मैं फ्रेमवर्क पे क्लिक करूँ ना तो दो प्रकार के फ्रेमवर्क आए हुए हैं, एक है 6.0 आपको दिख रहा है वहाँ पे, और एक है 7.0। उसमें से मैं चूज करूंगा 6.0 बिकॉज इट्स अ लॉन्ग टर्म सपोर्ट, ठीक है। मतलब कुछ दिक्कत भी आती है तो वी विल गेट द सपोर्ट, ठीक है। एंड दूसरा है 7.0 जो कि स्टैंडर्ड सपोर्ट है, मतलब जाहिर सी बात है कि लेटेस्ट है, लेकिन एकदम लेटेस्ट यूज करने का भी थोड़ा ड्रॉबैक होता है, उसके रिलेटेड इन्फॉर्मेशन बहुत कम होती है। मतलब कोई अगर प्रॉब्लम आता है तो उसका सोल्यूशन बहुत कम लोगों को पता होता है। सो वी विल गो विद द 6.0, ठीक है। अब हालांकि डॉटनेट के फ्रेमवर्क 2.0 से है, मतलब 2.0, 3.0, 3.5, 4.0, 4.5, 5.1
ऐसे कई सारे फ्रेमवर्क है, लेकिन आप जो देख रहे हो ना ये कोर पार्ट है। मैंने कल जो डिफरेंस आपको बताया था उसमें मैंने ये क्लियर कट बता दिया था कि इसके अंदर इन्होंने वेब फॉर्म निकाल दिया है, ठीक है। तो वेब फॉर्म के रिलेटेड जो फ्रेमवर्क थे वो 2.0 से लेके 5 पॉइंट समथिंग तक थे, ठीक है। लेकिन नाउ वी आर गोइंग टू वर्क इन अ कोर, सो वो है 6.0, ठीक है। तो व्हाट वी आर लर्निंग इट्स ASP.NET MVC कोर 6.0, ठीक। और एक बार आपने कोई भी एक फ्रेमवर्क पढ़ लिया ना तो यही फ्रेमवर्क 7.0 में भी रहेगा और आगे चल के भविष्य में हो सकता है कि 8.0 आए, 10.0 आए, कोई भी आए, स्ट्रक्चर सेम रहता है, ठीक है। मैंने आपको कल ये बात बताई थी आप लोगों को कि कंपनी ऐसा, कोई भी कंपनी ऐसा कभी नहीं करती कि किसी कंपनी ने बहुत बड़ा प्रोडक्ट निकाला हुआ है, उस पर लाखों करोड़ों लोग काम कर रहे हैं और अचानक से उन्होंने पूरा आर्किटेक्चर बदल दिया, ऐसा कभी नहीं होगा, ठीक है। वो कंपनी खुद का नुकसान थोड़ी ना करेगी। सो व्हाट वी आर गोइंग टू यूज 6.0। उसके बाद में आपको ये ऑप्शन मिलेगा यहाँ पे कॉन्फ़िगर फॉर HTTPS। HTTPS ये वर्ड आप लोगों ने सुना होगा। HTTPS जो है ये प्रोटोकॉल है, सिक्योरिटी प्रोटोकॉल। बाय डिफॉल्ट मतलब 5 साल पहले मैक्सिमम वेबसाइट जो है ना वो यूज करती थी HTTP, ठीक है। लेकिन अभी मतलब जब से अपन कोरोना से बाहर आए ना, लोग खाली पड़े होते, दिमाग बहुत चल रहा था, लोगों ने हैकिंग वैकिंग बहुत सीख लिया, ठीक है। तो अभी मैक्सिमम साइट जो है ना HTTPS है, मतलब सिक्योर है, बाय डिफॉल्ट प्रोटोकॉल होता है जो कि इंक्रिप्शन डिक्रिप्शन कर लेता है। तो हम भी चाहते हैं कि हमारा प्रोजेक्ट सिक्योर रहे, तो इसीलिए ये टिक जो है ना बाय डिफॉल्ट ऑन होता है। लेकिन लेकिन एक प्रॉब्लम है इसके अंदर, जरूरी नहीं कि हर किसी के लैपटॉप इस चीज को सपोर्ट करे। अगर आपका लैपटॉप एकदम नया है, मतलब सपोज आपने इसी साल लिया हुआ है या फिर मान लीजिए कि पिछले साल लिया हुआ है, आपका लैपटॉप इस चीज को सपोर्ट करेगा। लेकिन हो सकता है कि आपका लैपटॉप, किसी का हो सकता है कि पुराना लैपटॉप है 5 साल पहले, मेरे पास में है लैपटॉप, उसमें भी सपोर्ट नहीं करता, तो ऐसे समय पे आपने वो टिक निकाल देना। और आपको ये भी पता चलेगा कि भाई, आपको फिलहाल नहीं पता कि भाई सपोर्ट करेगा कि नहीं करेगा, तो आपने पहले एक प्रोजेक्ट ऐसा क्रिएट करना कि जिसके अंदर ये कॉन्फ़िगर हो, और अगर उसमें कोई दिक्कत आ रही है, रन नहीं हो रहा प्रोजेक्ट, तो ये दूसरा प्रोजेक्ट क्रिएट करो जिसके अंदर कॉन्फ़िगरेशन का टिक निकाल दो, दैट्स इट, ठीक है। तो मैं उसको छेड़ता नहीं, वो जैसा है वैसे रहने देता हूँ, ठीक है। प्लस यहाँ पे ऑप्शन दिया हुआ है इनेबल डॉकर कर। मैंने कल डॉकर वर्ड यूज किया था जो गिटहब जैसा है, ठीक है। आप चाहे तो इसका यूज कर सकते हो, अगर नॉलेज नहीं है फिलहाल तो उसको अंटी के रहने दीजिए, ठीक है। फिलहाल हमें इसका कोई मतलब नहीं, मुझे जो सेटिंग करनी थी मैं सेटिंग कर चुका हूँ। एंड नाउ वी आर गोइंग टू क्लिक ऑन क्रिएट बटन। चलिए क्रिएट बटन पे क्लिक किया, जैसे ही क्रिएट बटन पे क्लिक करूंगा मैं, आपका जो प्रोजेक्ट है एकदम एम्प्टी ही दिखेगा, आपको कोई भी फाइल नहीं मिलेगी। सी, मैं आपको थोड़ा लुक समझा देता हूँ कि कहाँ पे कौन सी चीज होती है, ध्यान दीजिए। ये आपके प्रोजेक्ट का मतलब ये आपकी आईडीज का बाय डिफॉल्ट लुक है। स्क्रीन के आपको लेफ्ट साइड में हमेशा टेक्स्ट बॉक्स मिलेगा। सी, ये दिख रहा है आपको, स्क्रीन के लेफ्ट साइड में आपको हमेशा टेक्स्ट बॉक्स मिलेगा। इस टेक्स्ट बॉक्स में आपको रेडीमेड टूल्स मिल सकते हैं जैसे कि टेक्स्ट बॉक्स वगैरह वगैरह, बहुत सारी चीजें। स्क्रीन के राइट साइड में आपको हमेशा सॉल्यूशन एक्सप्लोरर करके एक टैब मिलेगा। मतलब आपके प्रोजेक्ट के अंदर जितने भी पेजेस है, फाइल, फोल्डर्स, इमेजेस, जावास्क्रिप्ट की फाइल, जो भी आपके प्रोजेक्ट को रन करने के लिए काम में आती है, वो कहाँ पे मिलेगा, इस साइड में मिलेगा, इसलिए इसको सॉल्यूशन एक्सप्लोरर मिलती है, ठीक है। अगर आप लोग पाइथन में काम करते होंगे तो पाइथन में ये चीज राइट साइड में दी हुई है, मतलब फाइल्स फोल्डर जो है ना, सॉरी लेफ्ट साइड में दी हुई है, स्क्रीन की लेफ्ट साइड में फाइल फोल्डर दिखती है, और डॉटेड में स्क्रीन की राइट साइड में फाइल फोल्डर दिखती है। और अगर आप चाहते कि नहीं यार ये मुझे समझ में नहीं आ रहा, तो इसमें ऐसा दिया हुआ है, यू कैन मॉडिफाई दिस विंडो अकॉर्डिंग टू योर रिक्वायरमेंट। सी, मुझे समझ ये यहाँ पे नहीं अच्छा लग रहा, मैं इसको हिला सकता हूँ यहाँ से, कहाँ चाहिए तुम्हें, आप जहाँ पे चाहिए वहां पे रख दो, मुझे ऊपर चाहिए, छोड़ दो उसको, ये ऊपर आ जाए, ठीक है। तुम्हें जैसी तुम्हारी विंडो चाहिए तुम उसके हिसाब से उसको ड्रैग एंड ड्रॉप कर सकते हो, ठीक है। और कभी कभी मैं आपको ये भी बता दूं, कभी कभी क्या होता है, कुछ कुछ लोगों के लैपटॉप में ना ये चीजें रहती नहीं, टूल बॉक्स गायब रहता और वो सॉल्यूशन एक्सप्लोरर भी गायब रहता है, ये चीज देखो यार, ये ऐसा होता है। और जब मैंने मैंने बताया हो रहा था कि मेरे सिस्टम में तो आया हो रहा था, मतलब वो कंफ्यूज हो जाते यार, सर के इसमें तो आ रहा था, हमारे इसमें क्यों नहीं आ रहा। तो बात ऐसी है, कभी कभी ये विंडोज ना हाइड हो जाती है, तो इन विंडोज को अपन वापस ला सकते हैं। विंडोज को वापस लाने के लिए ऑप्शन होता है आपके पास में व्यू करके, ध्यान दीजिए,
व्यू में आपको जो भी विंडो चाहिए, हर प्रकार की विंडो आपको व्यू में मिल जाएगी। आपको इंपॉर्टेंट फिलहाल दो ही विंडो है, एक है टूल बॉक्स और एक है सॉल्यूशन एक्सप्लोरर। तो आपको पहले नंबर पे सॉल्यूशन एक्सप्लोरर दिख रहा है, ठीक है। जस्ट क्लिक हियर, सॉल्यूशन एक्सप्लोरर वापस आ गए, ठीक है। वापस जाइए वहाँ पे व्यू के अंदर, अब क्या चाहिए था, टूल बॉक्स चाहिए था, तो ढूंढो इसमें टूल बॉक्स कहीं तो भी होगा, ये यहाँ पे है टूल बॉक्स, क्लिक देयर, वापस आ गए। ऐसे ही तुम्हें जो जो विंडो चाहिए वो विंडो आपको यहाँ से आप लोग ले सकते हो, अकॉर्डिंग टू आपका एक्सपीरियंस, आपका विंडो कम ज़्यादा होते रहेगा, ठीक, क्लियर। तो अभी ये जो चीज़ देखी ये है अपनी ASP.NET Core एम्प्टी वेब एप्लीकेशन, इसमें कुछ भी नहीं ना, खाली पड़ा हुआ है वो। तुम्हें ये नॉलेज होना चाहिए कि तुम्हें क्या ऐड करना है, ठीक है, क्लियर। इसके बाद मतलब अभी टाइम तो आप हो गया अपना, इसके बाद मतलब कल हम देखेंगे कि MVC वाला एप्लीकेशन कैसे लेना है, क्योंकि हमें जो एप्लीकेशन बनाना है वो MVC वाला है। मैंने सिर्फ आपको स्टेप बताया कि आपने इंस्टॉलेशन किस प्रकार से किया और एक एम्प्टी वेब एप्लीकेशन कैसे बनते हैं। कल हम देखेंगे ये MVC वाला पैटर्न वाला एप्लीकेशन कैसे बनाते हैं और उसका फोल्डर स्ट्रक्चर को स्टडी करेंगे। डिजाइन पैटर्न में सबसे मेन चीज होती है फोल्डर स्ट्रक्चर, मतलब आपको कौन से फोल्डर में क्या चीज है ये पता होना चाहिए, तभी जाके तुम उसके अंदर काम कर सकते हो। सेम टू सेम चीज लागू है पाइथन के अंदर, सेम टू सेम चीज लागू है जावा के अंदर, ठीक है। तो आई होप आपको ये सेशन समझ में आ गया होगा। मैंने आपको डाउनलोड एंड इंस्टॉलिंग कैसे होता है वो बताया, और हम एक एम्प्टी वेब एप्लीकेशन कैसे बना सकते हैं कोर वाला वो बताया, ठीक। मैं वो वीडियो जो है, मैंने ये वाला भी वीडियो रिकॉर्ड किया और वो वाला मतलब डाउनलोड का भी वीडियो मेरे पास में है, मैं दोनों ही अभी ग्रुप पे डाल देता हूँ, ठीक है। ग्रुप आप सभी लोग अभी ग्रुप में हो, ठीक है। ग्रुप में आप मुझे अपने अपने ईमेल आईडी शेयर कीजिए, ठीक है, क्योंकि ये वीडियोस जो है प्राइवेट रहते हैं, ये वाला वीडियो जो है प्राइवेट रहेगा, सो आप उसी ईमेल आईडी से एक्सेस कर पाओगे, क्लियर, ठीक है। तो आज के सर लिए मला इतना पण ग्रुपमध्ये ऍड करा. प्रीती मॅडम, ठीक आहे, मला तुमचा तोच नंबर आहे सर माझा. ठीक है, चालेल, ठीक है, ऐड करूँगा, ओके। सो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं कल, थैंक यू सो मच।